दोस्तों दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का चंबा और कुछ बात करेंगे नेपाल की भीतरी राजनीति पर, जैसे मदन भंडारी, प्रचंड ओली और नेपाल के 9,500 आदमियों की मृत्यु जो विदेश में हुई है। इन सब कारणों पर बात होगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा सुने और कुछ नई जानकारियां हासिल कीजिए। नमस्कार दोस्तों, बात होगी पिछले 12 सालों में 9,500 नेपालियों की मृत्यु विदेशों में हो चुकी है। यानी ये नेपाल की एक काम करने वाली युवा पीढ़ी थी जिसके पास शक्ति होती है, और 9,500 नेपालियों की मृत्यु ये दिखाती है कि प्रत्येक दिन लगभग 3 आदमियों की यानी 3 नेपालियों की मृत्यु हुई है विदेश में, जो कि अपने में एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक विषय है या इसे गंभीर विषय कह सकते हैं। और नेपाल की रिपोर्टें बताती है कि 1.5 करोड़ नेपाली विदेश से आए हुए पैसे से खाना खाते हैं। यानी नेपाल की 50% जनसंख्या जो लोग विदेश में गए हैं वो कमाकर भेजते हैं, और तब जाके 50% जनसंख्या खाना खाती है। ये नेपाल की एक रिपोर्ट बता रही है। सुरेंद्र केसी भी एक वीडियो में बताते हैं कि राजा के समय में ये परेशानी नहीं थी, अब ऐसा हो गया है कि नेपाल विदेशों पे ज़्यादा निर्भर हो गया है। ये सुरेंद्र केसी भी बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपके देश की 50% जनसंख्या विदेश पर निर्भर हो चुकी है। ये अपने में एक बहुत गंभीर विषय है। यानी किसी दिन इन देशों ने नेपाल पे प्रतिबंध लगा दिया तो तब आप क्या करेंगे? आपने कभी सोचा? यदि विदेश से जो पैसा नेपाल आता है वो बंद हो जाए तो आपका क्या होगा? दोस्तों, 70 खरब रुपए पिछले 12 साल का रेमिटेंस रहा है नेपाल का विदेश से। दोस्तों, नेपाल की जीडीपी लगभग 35-40 खरब रुपए होगी सालाना, और 70 खरब रुपए 12 सालों में विदेशों से आ चुका है। यानी 2 साल की जीडीपी आप लगाओ। बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है जहां नेपाली लोगों की नज़र नहीं जा रही है। दोस्तों सोचिए, कल के दिन कुछ मुस्लिम देश या भारत ही सही नेपाल पे प्रतिबंध लगा देता है कि आप हमारे यहाँ काम करने नहीं आ सकते हैं, तो सोचिए आपकी 1.5 करोड़ 50% जनसंख्या का क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। दोस्तों, भारत के लोग भी विदेशों में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन भारत के लोग भारत की जनसंख्या का 1.5% से ऊपर कभी भी विदेश में नहीं रहा। हालांकि भारत की 1.5% जनसंख्या भी करोड़ों में हो जाती है, लेकिन फिर भी भारत के जो लोग खाते हैं अपनी भूमि से उपजा कर ही खाते हैं और दूसरे देशों को भी बेचते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या विदेशों पे डिपेंड है। हाँ, लगभग 5 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग तो जरूर विदेशों पे डिपेंड होंगे भारत में, लेकिन नेपाल की 50% जनसंख्या ही सीधे डिपेंड है विदेशों पर। ये किसकी गलती है? जब नेपाल में राजा होते थे तब ये कंडीशन नहीं थी। तब नेपाल लगभग 10-12% ही विदेशों पे निर्भर था, लेकिन इस समय 50% जनसंख्या जो खाना खाती है उसका पैसा विदेश से आता है। ये अपने में बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। राजा के समय में ऐसा नहीं था। सुरेंद्र केसी बता रहे हैं और वो सही बोल रहे थे। अब दोस्तों, बात यहाँ पर है कि नेपाल में जो इंडस्ट्रीज थी उसको तबाह किया गया, इसलिए नेपाली लोग बेरोजगार हुए और विदेशों में जाना पड़ रहा है। मैं इसका एक प्रत्यक्षदर्शी आदमी हूँ जिसने देखा है कि माओवादियों द्वारा नेपाल के उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया गया और नेपाल के उद्योगों को उस कंडीशन में लाया गया जहां नेपाल के सारे उद्योग बंद हो गए। राजा वीरेंद्र ने 1975 में विदेशी इन्वेस्ट के लिए नेपाल के दरवाजे खोले थे और विदेशों को ऑफर दिया था कि आप हमारे देश में कंपनियां खोल सकते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि 1985, 86, 87, 88 के समय से ही
भारतीय मारवाड़ी समाज के लोग नेपाल में जमीन खरीदने लग गए लीज पर, या कुछ लोगों ने नेपाल के कानून के नियमों का पालन करते हुए वहां पर जमीनें खरीदी और वहां पर फैक्ट्रियां लगाने लग गए नेपाल के मधेश एरिया को या नेपाल के मधेश एरिया में। और नेपाल में धीरे धीरे कुछ कंपनियां खुलने लग गई। दोस्तों, मैं भी उन्हीं व्यक्तियों में हूं जो नेपाल में बहुत सारे प्लांट जिसने फिट किए हैं। शायद आपको हमारी जानकारी नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे तो हम आपको बता सकते हैं, सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैंने भी दोस्तों नेपाल में बहुत सारे प्लांट फिट किए हैं, जिन प्लांटों की कीमत उस समय 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए होती थी। इसीलिए मैं इन सब घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी हूं। माओवादियों ने पूरी तरीके से नेपाल की इंडस्ट्रीज को तबाह किया था, जिस कारण नेपाल मलेशिया नहीं बन पाया। मलेशिया में किसी भी बाहरी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, इसलिए मलेशिया इतना गरीब होने के बाद भी आज इतना अमीर हो चुका है। वही स्थिति लगभग नेपाल में होने वाली थी। हालांकि मलेशिया जितनी नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति होती। नेपालियों को विदेश उतना नहीं जाना पड़ता, लेकिन माओवादियों ने नेपाली इंडस्ट्रीज को तबाह किया और भारतीय मारवाड़ियों को, बहुत सारे मारवाड़ियों को वहां से भागना पड़ा। दोस्तों, 1998 से लेके 2005-6 तक ये स्थिति बनी हुई थी कि सारे जो मारवाड़ी हैं वो माओवादी लोगों को हफ्ता देते थे। यदि ये मारवाड़ी लोग माओवादी लोगों को कुछ न दें तो ये माओवादी उनका अपहरण करके फिरौती मांगते थे। यानी सीधा कहें कि नेपाल की इंडस्ट्रीज को माओवादियों ने ही तबाह किया, क्योंकि 1996 में माओवाद जब आंदोलन प्रचंड ने शुरू कराया तो उसने सबसे पहले ये कहा कि एक तो नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, और दूसरा जो विदेशी लोग नेपाल में जमीन खरीद रहे हैं कंपनियों के लिए, उनको यहाँ से भगाना चाहिए। यानी प्रचंड का निशाना सीधे और सीधे तौर पर भारतीय मारवाड़ी थे, जो कि नेपाल में कंपनियां खोल रहे थे। और बाबूराम भट्टराई भी इनके सहयोगी थे, ओली भी इनके सहयोगी थे, माधव नेपाल भी इनके सहयोगी थे। देखिए, प्रचंड का जो माओवाद था उसका कनेक्शन रहा है क्रिश्चियन लोगों से, और मदन भंडारी का जो माओवाद था, लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट जो था, उसका संबंध रहा सोवियत विचारधारा से। यानी मदन भंडारी और प्रचंड कभी इनकी विचारधारा एक नहीं रही। ओली और माधव नेपाल जो अपने को लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट समझते हैं, ये कभी भी लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट नहीं थे। 1990 के बाद, यानी मदन भंडारी की मृत्यु के बाद ये लोग माओवादी बन गए। माओवादियों का कनेक्शन पहले ईसाईयत से था और अब इस्लामिक संगठनों से हो गया है। यानी जिसने भी पैसा दिया उसी का काम करना। और मदन भंडारी को इसीलिए रास्ते से हटाया गया माओवादियों द्वारा। भले ही आप ये सोचें कि यूनिफाइड हो गया था मदन भंडारी माओवादियों के साथ में, लेकिन फिर भी मदन भंडारी की विचारधारा दूसरी थी। वो राजा को भी रखना चाहते थे और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी चाहते थे, और अमेरिकी दबाव में नहीं आते थे। इस कारण उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि वो पश्चिमी शक्तियों के दबाव में नहीं आए। यदि मदन भंडारी पश्चिमी शक्तियों के कहने पे काम करते तो गारंटी था उनकी मृत्यु नहीं होती। हम आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं, क्योंकि विस्तृत तरीके से यदि आपको बताएंगे तो वीडियो कम से कम 1 घंटे की बनानी पड़ेगी, और तभी आपको मदन भंडारी की मृत्यु, राजा की मृत्यु, प्रचंड को किसने पाला, बाबूराम भट्टराई को किसने पाला, ओली कौन है, ये तब समझ में आएगा। अभी छोटी छोटी वीडियो बना के समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, किसी दिन समय मिलेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा, क्योंकि आपके जो विश्लेषक हैं आपको सही चीजें नहीं बता रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नेपाल में जो भारतीय इंडस्ट्रीज खुल रही थी उसका सबसे ज्यादा विरोध किया था प्रचंड ने 1996 से। यानी जो राजा को लिख कर दिया था कि हमारी ये मांग भी पूरी करो कि नेपाल की जमीन किसी विदेशी को नहीं दी जाए। इससे सिक्किमीकरण होगा नेपाल का। दोस्तों, जो लोग सिक्किमीकरण कहते हैं नेपाल का, वो असल में माओवाद विचारधारा के समर्थक हैं, क्योंकि नेपाल का सिक्किमीकरण कभी नहीं हो सकता है। नेपाल नेपाल ही रहेगा।
लेकिन माओवादियों ने गलत धारणा डाल रखी है नेपालियों के दिमाग में 1996 से ही कि नेपाल का सिक्किमीकरण हो जाएगा यदि भारतीय मारवाड़ियों ने यहाँ जमीन खरीद के लीज पर लेके फैक्ट्रियां खोली तो। हर देश में दोस्तों लीज पर जमीनें दी जाती हैं और फैक्ट्रियां खुलती है, विदेशी लोग खोलते हैं, तो केवल नेपाल का ही सिक्किमीकरण क्यों होगा? इस आधार पे तो चाइना का अमेरिकनकरण हो जाएगा, भारत का जापानीकरण हो जाएगा। भारत में क्या जापानी कंपनियां नहीं है, चाइना की कंपनियां नहीं है, चीन में अमेरिका की कंपनी नहीं है, चीन की कंपनियां विदेशों में नहीं है। और आप लोगों के दिमाग में भी यही बात डाली गई है कि भारतीय व्यापारी यदि यहाँ जमीनें खरीदेंगे तो नेपाल का सिक्किमीकरण हो जाएगा। ये सरासर गलत है दोस्तों। आपके विश्लेषक आपको झूठ बोलते हैं और भड़काते हैं, और इसी का ये परिणाम है कि नेपाल में रोजगार पैदा कम हो रहे हैं और नेपालियों को विदेश जाना पड़ रहा है। आपका कहना है कि माओवाद को भारत ने पाला, तो एक चीज का जवाब दीजिए कि भारत में माओवाद को किसने पाला? नेपाल को माओवादियों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि भारत को पहुंचाया। तो भारत में किसने पाला? दोस्तों इसका जवाब है जिसने भारत में माओवाद को जन्म दिया उसी ने नेपाल में माओवाद को जन्म दिया है। देखिए दोस्तों, भारतीय उद्योगपति नेपाल में यदि लीज पर जमीन लेके फैक्ट्रियां खोलते हैं तो उसका नेपाल का सिक्किमीकरण नहीं होता है। ये चीज आपको अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी। और ये विचारधारा माओवादियों की है। भले ही भरत दाहाल जैसे लोग आपको माओवादी या प्रचंड के विरोधी दिखते हों, लेकिन भरत दाहाल या कोई भी नेपाली विश्लेषक कहता है कि नेपाल का सिक्किमीकरण होगा, तो ये जो विचारधारा है ये माओवादियों की है। और माओवादियों के पीछे कहीं ना कहीं क्रिश्चियन एनजीओ जरूर थे। भले ही आज के माओवादियों के पीछे कोई दूसरी ताकत खड़ी हो, लेकिन पहले के जो माओवादी थे उनके पीछे क्रिश्चियन एनजीओ जरूर खड़े थे प्रचंड के समय में। और वो भारत से मित्रता नेपाल की कभी देखना भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए भारतीय इंडस्ट्रीज को तबाह किया गया नेपाल में प्रचंड द्वारा। प्रचंड ही वो आदमी है जो कहीं न कहीं मदन भंडारी, राजा वीरेंद्र की हत्या में इनका कहीं न कहीं हाथ जरूर होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और प्रचंड को पालने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो यूरोपियन यूनियन का है, न कि भारत का, क्योंकि उस समय भारत और अमेरिका, यूरोप बहुत बड़े दुश्मन थे। जिस समय नेपाल में ये सब घटनाएं हुई, मदन भंडारी की मृत्यु, राजा की मृत्यु, उस समय अमेरिका भारत बहुत बड़े दुश्मन थे। बिना अमेरिका भारत के संबंध जाने हुए आपके विश्लेषक विश्लेषण करते हैं तो कितने शर्म की और कितनी झूठी बात कहते हैं आपके विश्लेषक। जब तक अमेरिका और भारत के संबंधों का पता नहीं 1999 से पहले, 2004 से पहले, तब तक आपके विश्लेषण किस बुनियाद पर विश्लेषण कर देते हैं और झूठ बता देते हैं नेपाली जनता को कि राजा को भारत ने मारा, मदन भंडारी को भारत ने मारा, प्रचंड को भारत ने पैदा किया। प्रचंड माओवादी है। भारत में जिसने माओवाद को पैदा किया वो विदेशी था, और जिसने भारत में माओवाद को पैदा किया उसी ने नेपाल में माओवाद को पैदा किया। सच यही है। आपके विश्लेषक 100% झूठे हैं और भारत और नेपाल के बीच दुश्मनी लगाने का काम कर रहे हैं। अब भी समय मौजूद है। नेपाल को अपनी एक बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ा करना चाहिए और भारत विरोध से दूर होते हुए भारत के साथ अपने व्यापार को मजबूत बनाना होगा, और तभी जाके नेपाल जो खाएगा वो अपने देश की कमाई खाएगा, किसी दूसरे देश की कमाई नहीं खाएगा। अभी आपके देश में 50% लोगों के लिए जो पैसा आ रहा है वो विदेशी पैसा है। तो सोच रहे हैं दोस्तों ये कितना गंभीर विषय है, इस पर दिमाग लगाइए। धन्यवाद। बुरा लगा हो तो माफ कीजिए, क्योंकि हमने कहा हम करते हैं नेपाल हित के लिए काम।